नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्या उत्तर प्रदेश में चुनावी हवा बदल रही है? इस पर अभी पहले भी वीडियो किया था, शिखंडियों वाला। फिर कर रहा हूं क्योंकि ये मीडिया में बहुत तेज़ी से चलाया जा रहा है, एक अभियान की तरह चलाया जा रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी से 3 मंत्री और विधायक कई निकल कर आए हैं, ये दरअसल इस बात का संकेत है कि सत्तारूढ़ दल से लोगों का मोह भंग हो रहा है और समाजवादी पार्टी की ओर रुझान बढ़ रहा है। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी के जीतने की संभावना घटती जा रही है, सपा के जीतने की संभावना बढ़ती जा रही है। अब देखिए, ये बड़ा सीधा सा कैलकुलेशन है। स्वाभाविक रूप से ये जब बात कही जाती है तो तार्किक रूप से ये बात ठीक लगती है कि अगर सत्तारूढ़ दल से चुनाव से ऐन पहले लोग निकल रहे हैं तो इसका मतलब वो ये भांप चुके हैं कि हवा का रुख बदल रहा है। ऐसे लोगों को राजनीति में मौसम विज्ञानी भी कहते हैं कि वो हवा का रुख चुनाव से पहले पहचान लेते हैं। ये इससे बड़ा कोई मिथ जो है वो हो नहीं सकता है। इससे बड़ी भ्रामक बात कोई नहीं हो सकती है। आप अगर पूरा इतिहास उठाकर देखें कि चुनाव से पहले, चुनाव से ठीक पहले जिन लोगों ने दल बदल किया, उनमें से जीतने वालों का प्रतिशत कितना है? वो 15, 20, 22% से ज़्यादा नहीं होता है। और 2 उदाहरण जो है वो हाल के हैं। आप देखिए, 100 से ज़्यादा लोग 2017 में बीजेपी के साथ आए थे, उनकी स्थिति देख लीजिए। और बिल्कुल रिसेंट जो है 2021 में जो है तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए थे लोग। तो क्यों 2017 में बाहर से आए लोग तो बीजेपी को कामयाबी मिली, 2021 में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर, रूलिंग पार्टी छोड़कर लोग बीजेपी में आए तो हवा क्यों नहीं बदली? बीजेपी को कामयाबी क्यों नहीं मिली? अगर फॉर्मूला यही है कि चुनाव से ऐन पहले, कुछ समय पहले सत्तारूढ़ दल से बड़े पैमाने पर भगदड़ हो जाए, लोग छोड़कर दूसरी पार्टी जो मुख्य प्रतिद्वंदी है उसमें जाने लगे, तो इसका मतलब हवा बदल रही है। सत्तारूढ़ दल जो है वो सत्ता से बाहर जाने वाला है, जो मुख्य विपक्षी दल है वो सत्ता में आने वाला है। तो ये नियम तो चला नहीं, ये जो परिघटना है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तो चला नहीं। तो क्यों नहीं चला? आप पीछे से उठाकर देखिए। आप शुरू कीजिए 1977 से, जब जनता पार्टी बनी, इमरजेंसी के बाद चुनाव की घोषणा हुई, तो कांग्रेस से बाबू जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा, तमाम नेता छोड़कर जो है जनता पार्टी की तरफ आए, जनता पार्टी की सरकार बनी। तो आप कह सकते हैं कि सत्तारूढ़ दल से लोग निकले थे और जनता पार्टी में शामिल हुए, जो मुख्य प्रतिद्वंदी थी उसको जीत मिली। इसी तरह से आप 1989 में देखिए, 1987 में जब वीपी सिंह कांग्रेस से निकले, उनके साथ जो है आरिफ मोहम्मद खान निकले, अरुण नेहरू निकले, वीसी शुक्ला निकले, दूसरे नेता निकले और जो है जनता दल बना, जनता दल की जीत हुई। ये उदाहरण हुआ। अब दूसरे उदाहरण देता हूँ 2। गुजरात में 2012 के विधानसभा चुनाव में केशुभाई पटेल ने बीजेपी छोड़ दिया और अपनी पार्टी गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई। अब केशुभाई पटेल गुजरात में भारतीय जनता पार्टी, बल्कि जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में थे। पटेल समुदाय के सबसे बड़े नेता। आज तक बीजेपी को या कहें कांग्रेस को भी वहाँ उनके बाद जो है कोई इतना बड़ा पटेल समुदाय का नेता मिला नहीं। उन्होंने पार्टी छोड़ दी, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े और पटेल समुदाय बीजेपी का कोर वोटर है। तो उस समय जो अंदाज़ा लगाया गया, उस समय जो चर्चा थी कि केशुभाई ने छोड़ दिया है, अब तो बीजेपी का सफाया हो ही जाएगा, बीजेपी चुनाव हारने वाली है। नतीजा क्या हुआ आप सब लोगों को पता है। इसी तरह 2003 में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी उमा भारती के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव जीती, मुख्यमंत्री बनी। एक मामले में गिरफ्तारी का वारंट जो है जारी होने के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद वो फिर उन्होंने लौटना चाहा तो मुख्यमंत्री पद वापस चाहा तो मिला नहीं। आखिर में नाराज़ होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दिया और 2006 में अपनी पार्टी बना ली, भारतीय जनशक्ति पार्टी। उमा भारती महिला, कोर आइडियोलॉजी से कभी कोई समझौता नहीं किया, उनकी आइडियोलॉजी को लेकर कभी, कमिटमेंट को लेकर कभी सवाल नहीं उठा। पिछड़ा वर्ग से आती थी, फायर ब्रांड नेता, बहुत अच्छी वक्ता,
लोकप्रिय नेता, ये सब होने के बावजूद बीजेपी का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो हम लोगों ने दो सेट देख लिए, दो उदाहरण दो तरह के देख लीजिए, दो वर्ग में जो है इन उदाहरणों को बांट के देख लिया। एक में बाहर से लोग आए तो फ़ायदा हुआ, दूसरे में जो है चाहे बाहर से आए या अंदर से बाहर गए बड़े पैमाने पर, तो उसका फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? आप 1977 यानी 1977 को देख लीजिए, फिर 1989 को देख लीजिए, उसके अलावा आप 2017 को देख लीजिए और 2021 को देख लीजिए, बंगाल का चुनाव, और उससे पहले 2017 उत्तर प्रदेश का चुनाव। एक बात जो आपको इसमें स्पष्ट नज़र आएगी कि जब सत्तारूढ़ दल से लोगों का मोह भंग हो जाता है, जब सत्तारूढ़ दल के खिलाफ लोग मन बना चुके होते हैं, जब एंटी इनकम्बेंसी अपने पीक पर होती है, तो बाहर से आने वालों से फ़ायदा होता हुआ दिखता है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि अगर 77 में बाबू जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा वगैरह ना आए होते तो जनता पार्टी हार जाती। लोग मन बना चुके थे जो है कि इस सरकार को हटाना है। ऐसे लोगों के आने से क्या है कि एक नैरेटिव बनता है, एक माहौल बनता है कि देखिए लोग जो है सत्तारूढ़ दल को छोड़कर आ रहे हैं। लेकिन वही जब परिस्थिति ऐसी होती है कि लोग सरकार के खिलाफ नहीं होते हैं, और खिलाफ वाले में आप 2017 भी रख सकते हैं। 2017 में जब अलग अलग पार्टियों से लोग छोड़कर बीजेपी आ रहे थे, तब उसके बाद 17 में जो फ़ायदा हुआ वो इसलिए कि अखिलेश यादव सरकार से लोग नाराज़ थे, किसी भी कीमत पर उस सरकार को हटाने का मन बना चुके थे। इसलिए इन लोगों के आने से ज़रूर एक माहौल बना। उससे जो है मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उसके पक्ष में एक माहौल बना और समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक माहौल बना। लेकिन इसमें और आप 2021 का पश्चिम बंगाल का उदाहरण देखिए। पश्चिम बंगाल में लोगों ने ममता बनर्जी को हटाने का मन नहीं बनाया था, इसलिए तृणमूल कांग्रेस से 80 से 100 लोगों के निकलने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी बहुमत के कहीं पास दूर दूर तक नहीं पहुंच पाई। तो वास्तविक बात क्या है? वास्तविक बात यह है कि लोगों के आने जाने का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, केवल वो माहौल बनाने में, ऑप्टिक्स क्रिएट करने में मदद करते हैं। दरअसल जो बात तय होती है, जिस बात से हार जीत का फैसला तय होता है, वो ये कि प्रो इनकम्बेंसी है या एंटी इनकम्बेंसी है। 2012 में गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार के पक्ष में थी प्रो इनकम्बेंसी, तो प्रो इनकम्बेंसी थी, केशुभाई के जाने का भी कोई असर नहीं हुआ। 2008 में शिवराज सिंह चौहान सरकार के पक्ष में थी प्रो इनकम्बेंसी, उमा भारती के बाहर निकलकर चुनाव लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन 2017 में जब सपा और बसपा से लोग निकले और बीजेपी के साथ आए, तो एंटी इनकम्बेंसी थी अखिलेश यादव सरकार की, बीजेपी को फ़ायदा हुआ। 2021 में बंगाल में क्या हुआ, आप इस बात को समझ गए। तो कुल मिलाकर अभी जो माहौल है, किसी भी नज़रिए से अगर आप ग्राउंड सिचुएशन देखें, आप लोगों से बात करें, आम मतदाता से बात करें, और कुछ भी हो सकता है। इस सरकार से नाराज़गी नहीं है, ये मैं बार बार कहता हूँ कि ये मैं कभी नहीं कह रहा हूँ। कोई दुनिया की ऐसी सरकार नहीं होती जिससे लोगों की नाराज़गी ना हो, लेकिन क्या नाराज़गी इतनी बड़ी है कि वो सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। इस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और कम से कम मुझे तो प्रो इनकम्बेंसी दिखाई देती है। तो ऐसे में ये लोग जो जा रहे हैं, इनके जाने का कोई बड़ा फ़ायदा होने वाला नहीं है। और एक और बात के जरिए, एक और तथ्य के जरिए आपको इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, आप देखिए 2017 और 2019, उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा हूँ। 2017 में कांग्रेस और सपा का समझौता हुआ, दो स्ट्रक्चर्ड पार्टियां साथ में आईं। नतीजा क्या हुआ? फिर भी हार गए अखिलेश यादव, वो गठबंधन हार गया।
2019 में 3 स्ट्रक्चर्ड पार्टियां साथ में आई, सपा, बसपा और आरएलडी। नतीजा क्या हुआ? हार गए, बीजेपी की जीत हुई। तो जब स्ट्रक्चर्ड पार्टियां मिलती हैं तब अगर जो है जीत हासिल नहीं होती है तो इंडिविजुअल्स के आने से या मिलने से कैसे बदल जाएगा माहौल या चुनावी नतीजा कैसे बदल जाएगा, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। तो ये जो लोग आ रहे हैं, ये मानकर चलिए कि ये आ रहे हैं तो ये अपने पूरे समुदाय का वोट लेकर नहीं आ रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इनमें से कई लोगों को अपने समाज का वोट मिलेगा, लेकिन उससे बाहर मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ये मेरा कहना है कि ये जो हवा बनाने के लिए आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि सपा की हवा बना रहे हैं, ये दरअसल हवा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। एक कॉम्प्लिसेंसी आएगी, एक जो है निश्चिंतता आएगी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कि हम तो जीत ही रहे हैं, और उससे बड़ा नुकसान चुनाव में और कुछ नहीं होता। बीजेपी के वर्कर्स में ये जो माहौल बनाया जा रहा है, उससे ये चिंता हो सकती है कि ऐसा तो नहीं हमारी स्थिति खराब हो जाएगी, हम चुनाव हार सकते हैं, और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के ये हवा जो बनाने वाले आए हैं, दरअसल इनकी हवा निकलने वाली है चुनाव में, और ये समाजवादी पार्टी की हवा बिगाड़ने का काम करेंगे। तो इसलिए ये जो कुछ लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका हारना तय था, जिनका टिकट कटना तय था, उनके जाने से कुछ बदलने वाला नहीं है। उनके जाने से ये ज़ीरो को आप किसी भी संख्या में जोड़ दें तो वो ज़ीरो ही रहता है, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है। इसी तरह से ये लोग हैं। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान को छोड़ दीजिए तो बाकी कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका कोई जनाधार हो, जिसके कहने से समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट पड़ सके। तो इसलिए अभी भी जो स्थिति इन लोगों के जाने से पहले थी, वही स्थिति उत्तर प्रदेश के चुनाव की अब भी है। तो बगीचे से 4 फूल टूटने से बगीचा नहीं उजड़ता है। जिस तरह की खुशी समाजवादी पार्टी के कैंप में दिख रही है, उससे ज़्यादा मुझे खुशी जो है लेफ़्ट लिबरल बिरादरी में और तमाम पत्रकारों में दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार बन चुकी है, बस जश्न मनाने की देर है। मुझे लगता है कि 10 मार्च को इन सब लोगों को बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है, बड़ी निराशा होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो चुनाव शुरू ही नहीं हुआ है, चुनाव का माहौल बनना अभी शुरू नहीं हुआ है। एक बार सभी पार्टियों के उम्मीदवार तय हो जाएंगे, उसके बाद जो है चुनाव का असली स्वरूप आपके सामने आएगा, और वो जो स्वरूप होगा, वो मैं जो बात कह रहा हूँ पिछले कई महीने से, उससे बहुत भिन्न नहीं होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।